प्यारे बच्चों, पूर्व की वीडियो में शहीद भगत के बचपन के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था। आज की वीडियो में उनके युवावस्था तथा देशभक्ति की चर्चा हम आपसे करेंगे। सन 1919 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में विरोधों की जबरदस्त आंधी आई। देश का हर कोना रॉलेट एक्ट मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आई भीड़ में एक स्थान पर रॉलेट एक्ट विरोधी सभा भी चल रही थी। अंग्रेज सरकार विरोध को कुचलने पर उतारू थी। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में भीड़ पर फायरिंग का आदेश दे दिया। पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई। भयानक नरसंहार हुआ। हजारों स्त्री पुरुष व बच्चे मारे गए। बहुत सारे जख्मी हुए। अंग्रेजों की क्रूरता पर देश व विश्व स्तब्ध रह गया। युवा भगत का दिल रो उठा। वह लाहौर से अमृतसर पहुंचा। वहां सख्त कर्फ्यू लगा था। किसी प्रकार पुलिस की आंखों में धूल झोंक भगत जलियांवाला बाग पहुंचा। वहां उसने एक बोतल में खून से सनी मिट्टी डाली। वह उसको लेकर के लाहौर लौट आया। चिंतित माँ व बहन ने पूछा, सारा दिन कहाँ था रे? उत्तर में भगत ने वह बोतल दिखाई। वह बोला, इसमें शहीदों के खून से सनी पवित्र मिट्टी है। मैं रोज इसकी पूजा करूँगा। यह मुझे सदा याद दिलाएगी कि मुझे जालिम अंग्रेजों से बदला लेना है। उस समय भगत की आयु केवल 12 वर्ष की थी। उधर गांधी जी देश के बड़े नेता के रूप में उभर आए थे, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम का संचालन कर रहे थे। भगत को गांधी जी की अहिंसा की नीति समझ में नहीं आई, फिर भी उसके दिल में उनके लिए श्रद्धा थी, क्योंकि वही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। वह सारी जनता उनके निर्देशों का पालन कर रही थी। इस प्रकार भगत कांग्रेस की ओर खिंच गए। उसने कांग्रेस सभाओं में भाग लेना आरंभ किया। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से नौकरियां छोड़ने की अपील की। छात्र वर्ग को स्कूल कॉलेज छोड़ आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान किया। 9वीं कक्षा का छात्र भगत भी पढ़ाई बंद करके स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी बन गया। खादी का प्रचार व विदेशी का बहिष्कार आंदोलन के मूल कार्यक्रमों में से एक था। युवा भगत ने ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों को टोली बनाकर मोहल्लों में घर घर जाकर विदेशी वस्त्र व वस्तुएं लोगों से मांग कर एकत्र करता व उनकी चौराहों पर ब्रिटिश विरोधी नारों के बीच होली जलाता। उसके दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध सुलग रही आग की लाली उसके चेहरे पर साफ झलकती। फिर फरवरी 22 को सरदार पटेल के नेतृत्व में सिविल अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। 2 दिन बाद ही गोरखपुर के निकट चौरा चौरी नामक स्थान पर कुछ आंदोलनकारियों ने 21 पुलिसकर्मी व 1 इंस्पेक्टर को थाने समेत जला डाला। गांधी जी आंदोलन में हिंसा के सख्त विरुद्ध थे। चौरा चौरी कांड से वह इतने क्षुब्ध हुए कि दूसरे नेताओं के विरोध के बावजूद 12 फरवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया। जनता को बहुत निराशा हुई। जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन के लिए स्कूल कॉलेज छोड़े थे, वह न इधर के रहे और न ही उधर के। इन शिक्षा संस्थानों ने उन्हें वापस प्रवेश देने से इनकार कर दिया। आंदोलन के दौरान कई स्कूल व कॉलेजों की स्थापना हुई थी, जिनका उद्देश्य देशभक्ति व स्वतंत्रता संग्राम का प्रसार करना था। निराश भगत ने भी एक ऐसे ही कॉलेज में प्रवेश लिया। यह था लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर का नेशनल कॉलेज। इसका तो उद्देश्य ही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कर्मठ कार्यकर्ता तैयार करना था। भगत को यहाँ वह अधिकांश क्रांतिकारी मिले जिनके साथ उनका बाद में अंतिम समय तक सहयोग रहा, जिसमें प्रमुख यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, रामकिशन, तीरथ राम, झंडा सिंह आदि थे। कॉलेज का वातावरण घोर अंग्रेज विरोधी तथा प्रचंड देशभक्ति पूर्ण था। भगत सिंह को बहुत पसंद आया। दूसरे कॉलेजों की तरह यहाँ फैशन का बोलबाला नहीं था। छात्र साधारण कपड़ों में आते थे। भगत तो कभी लुंगी पहनकर ही आता या उसके कपड़े फटे पुराने और टाँकेधारी होते। हाँ, भगत की जेबों में क्रांतिकारी साहित्य जरूर रहता था।
पढ़ाई पर यहाँ विशेष जोर नहीं था। अधिकतर छात्रों का तो उद्देश्य ही देश की आज़ादी के लिए मर मिटना था। जहाँ डिप्लोमा डिग्रियों का कोई महत्व न होता, भगत व उसके साथी प्रोफेसरों के साथ खासी शरारतें भी करते थे। कभी कभी प्रोफेसर भी झल्ला जाते थे। फिर भगत व उसके मित्रों में क्रांतिकारी कार्यक्रमों पर चर्चा छिड़ जाती। भगत प्रायः रात को देर से राजनीतिक गतिविधियों तथा क्रांतिकारी गोष्ठियों में भाग लेता हुआ घर पहुंचता। पिता सरदार किशन सिंह ने कभी भगत को पढ़ाई करते नहीं देखा, वे गुस्सा होते थे। एक दिन भगत को उन्होंने झिड़की दी, साहबजादे, यह समय है तुम्हारे घर आने का, तुम कभी पढ़ाई भी नहीं करते हो। अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो पैसा बर्बाद मत करो, घर बैठो और कोई काम धंधा करो। भगत सिंह ने उत्तर दिया, पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन देश के प्रति भी तो कुछ फर्ज है मेरा। उत्तर, देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई पर मुझे लेक्चर मत देना, पढ़ो या कॉलेज छोड़ो, अब और मैं सहन नहीं कर सकता। भगत ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब पिता पुत्र में प्रायः ऐसी ही नोक-झोंक डेली होती रहती। नोक-झोंक से बचने के लिए भगत प्रायः हॉस्टल में या अपने मित्रों के पास रहने लगा। इस बीच घर वालों ने एक लड़की से भगत के रिश्ते की बात चलाई और बात तय हो गई। भगत को इसका पता चला तो उसने एक पत्र पिता के नाम लिख कर रख दिया कि वह शादी नहीं करेगा। भगत का कहना था कि वह अपना जीवन देश की आज़ादी के नाम कर चुका है। पिता उससे सहमत नहीं हुए, वह शादी कराने का अपना निर्णय लिखकर बता दिया। भगत घर आया तो एक दिन लड़की वाले उसे देखने आ गए। भगत ने सामान्य व्यवहार किया, वह मेहमानों की आवभगत भी की, स्टेशन तक भी छोड़ आए, पर उसके बाद घर वालों को शादी न करने का अपना संकल्प बता दिया। शादी से बचने के लिए भगत अपने घर को छोड़ करके 9-2-11 हो गया। भगत ने सीधे कानपुर का टिकट कटाया, क्योंकि उस समय कानपुर बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों का अड्डा बन चुका था। कुछ समय रोटी का जुगाड़ लड़ाने के लिए भगत ने अखबार भी बेचा। भगत ने बंगाली क्रांतिकारियों से भी भेंट की, जिन्हें वह अपने इष्ट देव की भांति पूजता था। क्रांतिकारी भी इस पंजाबी नौजवान से बहुत प्रभावित हुए। उसमें एक महान क्रांतिकारी बनने के सभी गुण थे, पर समस्या यह थी कि बंगालियों के बीच एक सिख युवक का होना संदेह पैदा कर सकता था, क्योंकि वे सब पुलिस की हिट लिस्ट में थे। भगत ने राष्ट्रवादी समाचार पत्र प्रताप के कार्यालय जाकर पत्र के प्रसिद्ध देश प्रेमी संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से भेंट की। वे भगत की सारी समस्या समझ गए। उन्होंने भगत को काम दिया, वह रहने के लिए कमरे का प्रबंध भी करवा दिया। भगत को बलवंत सिंह के छद्म नाम के रिपोर्टर फीचर लेखक का दायित्व निभाना था। साथ ही साथ भगत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां भी जारी रखी। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। एक बार भगत व उनके साथी प्रतापगढ़ मेले में क्रांतिकारी प्रचार सामग्री लोगों में बांटने गए। हैंडबिल प्रताप प्रेस में ही छपवाए गए थे। लोगों के बीच सादे कपड़ों में गुप्तचर पुलिस भी घूम रही थी। जैसे ही उन्होंने कुछ युवाओं को पर्चे बांटते देखा, गुप्तचर व वर्दीधारी पुलिस उन पर टूट पड़े। भगत ने चालाकी से काम ले चिल्लाकर कहा, उधर कांग्रेसी पर्चे बांट रहे हैं। यह सुन अधिकतर पुलिस वाले उधर दौड़े। भगत व उसके साथी बाकी पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गए। पुलिस वाले ठिठक गए और क्रांतिकारी भाग गए। अब भगत पुलिस की निगाहों में आ गए थे। कानपुर में रहना खतरे से खाली न था। विद्यार्थी जी ने भगत को अलीगढ़ जिले के एक गांव के स्कूल में हेडमास्टर नियुक्त कर भेजा। यह नेशनल स्कूल, जो स्वतंत्रता आंदोलन के ही भाग के रूप में खोले जा रहे स्कूलों व कॉलेजों की श्रृंखला में से एक था। भगत ने इतनी योग्यता व सूझबूझ से नेशनल स्कूल चलाया कि वह चमक उठा। सारे अध्यापकों ने भगत की योग्यता का लोहा मान लिया। विद्यार्थी जी भी भगत की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। यही तो उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। अदम्य साहस, बलिदान की भावना से ओतप्रोत दो युवा क्रांतिकारियों का यह संगम था, जिसे आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। दोनों युवा एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। उनमें क्रांतिकारी संगठन को और मजबूत बनाने व कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए जनरल डायर के विरुद्ध कार्यवाही पर भी विचार किया गया। भगत सिंह के चिंतित परिवार वाले बड़ी सरगर्मी से उनकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने कई बड़े समाचार पत्रों पत्रिकाओं में विज्ञापन भी दिए, इस आशा में कि शायद भगत की नज़र पड़े। अंत में विद्यार्थी जी द्वारा
भगत का परिवार वालों को पता लग गया, परंतु जैसे ही भगत को भनक मिली कि परिवार वाले उनके पास आने वाले हैं तो वे स्कूल से भी चले गए। परिवार वालों ने फिर विद्यार्थी जी को पकड़ा। राष्ट्रवादी शायर मौलाना हसरत अली की सहायता ली गई। भगत को यह वचन दिया गया कि अब परिवार में कोई उन पर विवाह के लिए दबाव नहीं डालेगा। दादी माँ सचमुच बीमार थी, जैसा कि विज्ञापनों में परिवार वालों ने बताया था। वे भगत को बहुत प्यार करती थी और भगत भी उन पर जान देता था। भगत घर आया तो उसने दादी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। दादी माँ के ठीक होने पर भी उनकी जिद पर भगत घर पर ही रहा, कानपुर की सुध नहीं ली। रॉलेट एक्ट का विरोध जारी था। भगत जब सरकार विरोधी जुलूसों के नारे लगाते देखता तो उसका अंग अंग फड़क उठता। कोई न कोई आंदोलन उसे बहा कर ले ही जाता, आज नहीं तो कल। सन 1925 में घटी एक घटना ने भगत सिंह के जीवन को निर्णायक मोड़ दे दिया। गुरुद्वारों में चढ़ावों के रूप में करोड़ों रुपए एकत्र होते थे। उस विपुल राशि को गुरुद्वारों के संचालक मठाधीशों की तरह अपनी अय्याशी पर खर्च करते थे। अधिकतर सिख चाहते थे कि वह राशि उत्पादक व जनकल्याण योजनाओं में खर्च हो। इसी मांग को लेकर अकाली आंदोलन छेड़ा गया। जगह जगह से अकाली जत्थे नारे लगाते ननकाना साहिब पहुँचने लगे। सरकार आंदोलन को कुचलने पर तुली थी, क्योंकि गुरुद्वारों के संचालक अंग्रेजों के पिट्ठू थे। जब अकाली जत्था नवाकोटा आने वाला था तो सरदार किशन सिंह को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अकाली जत्थे के स्वागत का दायित्व भगत ने संभाल लिया। सरकारी एजेंटों, कर्मचारियों तथा अंग्रेजों ने स्वागत कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे। भगत के चचेरे भाई भी अंग्रेजी पिट्ठू थे। भगत ने अपने कौशल से सारे षड्यंत्र विफल कर दिए और जत्थे का ऐसा शानदार स्वागत हुआ कि अकाली जत्था 3 दिन वहीं जमा रहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए भगत दिल्ली खिसक गए। वहां उन्होंने वीर अर्जुन में काम किया। लाहौर तभी लौटे जब आंदोलन वापस लिए जाने के कारण वारंट काउंसिल हो गया। अब भगत ने कानपुर के क्रांतिकारियों से संपर्क साधा व पंजाब में क्रांतिकारी शाखाएं खोलने का प्रयास करने लगे। उधर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 8 डाउन गाड़ी से काकोरी के निकट अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। पुलिस कुछ संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने में सफल हो गई। इधर भगत ने यंग इंडिया सोसाइटी बनाई, जिसकी बाद में विद्यार्थी शाखा भी बनी। वास्तव में यह संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही एक प्रतिरूप था। इसके माध्यम से काकोरी केस में पकड़े गए क्रांतिकारियों को छुड़ाने के असफल प्रयास किए गए। कुछ समय बाद जब काकोरी केस में कई क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया तो यंग इंडिया सोसाइटी ने उनकी याद में शहीदी दिवस मनाया। वह समय भी आया जब इस संस्था की गतिविधियों से क्रुद्ध होकर सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। पुलिस भगत को गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ रही थी। गुप्तचर विभाग को संदेह था कि भगत काकोरी डकैती के बारे में काफी कुछ जानते हैं और उससे संबद्ध क्रांतिकारियों को भी उनका मानना था कि भगत एक बार हत्थे चढ़ जाए तो सब उगलवा लेंगे।